हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृद्धि और विकास। आज हम इस टॉपिक को भाई कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं वृद्धि। वृद्धि का तात्पर्य शरीर के अंगों या पूरे जीव के आकार में वृद्धि से है। इसे मापा और परिमाणित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। वृद्धि का तात्पर्य समय के साथ कुछ मात्रा में होने वाली भौतिक वृद्धि से है। इसमें ऊंचाई, वजन, शरीर के अनुपात और सामान्य शारीरिक बनावट के संदर्भ में परिवर्तन शामिल है। वृद्धि वृद्धि आकार में परिवर्तन, अनुपात में पुरानी विशेषताओं का लुप्त होना और नई विशेषताओं का अर्जन है। वृद्धि संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है। इस प्रकार वृद्धि का तात्पर्य संपूर्ण या किसी भाग के भौतिक आकार में वृद्धि से है। इसे मापा जा सकता है। एक बच्चे का विकास निम्न विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, पर्यावरण, व्यायाम, सामाजिक आर्थिक स्थिति, भावनाएं। अगला देखते हैं भाई, डेवलपमेंट, विकास लोगों के बदलने के तरीके का अध्ययन है, जो गर्भाधान के पहले क्षण से लेकर जीवन काल से वृद्धावस्था और मृत्यु तक होता रहता है। विकास जन्म से पहले शुरू होता है और गर्भाधान होने से विकास शुरू होता है। परिभाषा इस पर जोर देती है कि विकास जीवन के माध्यम से मृत्यु के क्षण तक एक सतत प्रक्रिया है। यह भाई कंटिन्यू होता रहता है। जैसे वृद्धि है, वृद्धि कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी, लेकिन विकास है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, वृद्धि हमारी 18 वर्ष के बाद नहीं होगी भाई, और डेवलपमेंट जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, इसमें जीवन के माध्यम से मृत्यु के क्षण तक एक सतत प्रक्रिया है। यह परिभाषा बताती है कि विकास क्या है। व्यक्ति किसी तरह से बदल रहे हैं, इनके बारे में बताता है। व्यक्ति पूरा जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, इसमें हमेशा ओवरऑल चेंजेज होते रहते हैं। लेकिन वृद्धि में 18 साल के बाद कोई चेंजेज नहीं होते। वो जितनी हाइट बच्चे की बढ़नी होती है बढ़ जाती है, उसके बाद मोटापा बढ़ता है, वो वृद्धि में काउंट नहीं होता। ठीक है, इसमें अंतर देखते हैं भाई, वृद्धि और विकास के बीच अंतर। यह शारीरिक वृद्धि क्या है, शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, लेकिन विकास है व्यक्ति में समग्र परिवर्तनों को संदर्भित करता है। लेकिन देखो, इसमें शारीरिक परिवर्तन हो गए भाई वृद्धि में, लेकिन विकास में शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा, इमोशनल भी होगा, सोशल भी होगा भाई। सारे तरह के समग्र परिवर्तन होंगे। वृद्धि क्या होगी भाई, मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहा है। लेकिन इसमें मात्रात्मक के साथ साथ या गुणात्मक भी होती है। विकास क्या होता है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होगा भाई। वृद्धि क्या है, जीवन भर नहीं होती। यह विकास क्या होगा, जीवन भर चलता रहेगा। और वृद्धि क्या होगी, परिपक्वता के बाद रुक जाती है भाई। कितने साल तक, 18 साल के बाद वृद्धि नहीं होती भाई। 18 साल के पहले जितनी वृद्धि होनी होती है वो हो जाती है। लेकिन विकास क्या है, प्रगतिशील है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा चलता रहेगा, प्रगतिशील होता रहेगा। ठीक है, वृद्धि क्या होगी, यह कोशिकाओं के गुणन के कारण होता है। लेकिन विकास है परिपक्वता और पर्यावरण के साथ क्रिया दोनों के कारण होता है। वृद्धि क्या होती है, कोशिकीय है, लेकिन विकास क्या है, संगठनात्मक है। ठीक है, वृद्धि विकास प्रक्रिया के कुछ हिस्सों में एक है, लेकिन विकास क्या है, व्यापक शब्द है, ब्रॉड मीनिंग है। इसमें क्या क्या आएगा, शारीरिक भी आएगा, मानसिक भी आएगा, संवेगात्मक भी आएगा, इमोशनल भी आएगा, मेंटल भी आएगा। इसमें हर तरह का डेवलपमेंट होगा भैया। क्या है, व्यापक है। और वृद्धि में सिर्फ शरीर के चेंजेस आएंगे भाई, लेकिन विकास में हर तरह के चेंजेस दिखाई देंगे। परिपक्वता के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। यह कोशिकाओं के गुणन के कारण होता है, और विकास परिपक्वता और पर्यावरण के साथ क्रिया दोनों के कारण होता है। वृद्धि क्या है, कोशिकीय है, और विकास क्या है, संगठनात्मक है। वृद्धि क्या है, विकास प्रक्रिया के कुछ हिस्सों में से एक है, लेकिन विकास व्यापक शब्द है। ठीक है भाई, ये हमारे इसके
अंतर हो गए भी। अब हम देखते हैं ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। ये शारीरिक प्रक्रिया के हिस्से हैं भाई, फाइन मोटर और ग्रोस मोटर। ठीक है, पहले हम ग्रोस मोटर को देखेंगे, फिर फाइन मोटर को देखेंगे। ग्रोस मोटर क्या होती है? इसमें सकल गत्यात्मक कौशल बड़ी बड़ी गतिविधि है जो एक बच्चा पहले हाथों पैरों या अपने पूरे शरीर के साथ करता है। इसलिए रेंगना, दौड़ना और कूदना सकल गत्यात्मक कौशल है। 6 से 12 महीने की आयु तक शिशु मंद गति से चलने, खड़े होने या चलने में सक्षम हो सकते हैं। फाइन मोटर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल छोटे कार्य हैं। जब एक बच्चा अपनी उंगलियों और अंगूठे के बीच चीजों को उठाता है, रेत में, और अपने पैरों की उंगलियों को छटपटाता है, तो वह अपने सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उपयोग करता है। लेकिन यह सिर्फ उंगलियों और पैरों की उंगलियों के बारे में नहीं है। जब बच्चा अपने होठ और जीभ का उपयोग स्वाद और महसूस करने के लिए करता है, तो वह सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उपयोग करता है। शारीरिक गत्यात्मक विकास में उंगलियां, अंगूठे की मांसपेशियां अंतिम विकास हैं। देखो भाई, ये तो हो गई किताब की बातें। ठीक है, हम इसको अच्छे से देखते हैं। देखो भाई, ग्रोस मोटर क्या होता है? ग्रोस मोटर में हमारी बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं। जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की मांसपेशियां काम करती हैं। हम कोई चीज़ भारी उठाते हैं तो हमारी पूरे हाथ की मांसपेशियां काम करती है, ऊपर से लेकर हाथों की उंगलियों तक। ठीक है, लेकिन फाइन मोटर में छोटी छोटी जो सूक्ष्म मांसपेशियां होती है वो वही काम करती हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ लिखते हैं, हमारी सिर्फ उंगलियां काम करती हैं। हम ड्राइंग बनाते हैं, राइटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारी छोटी मांसपेशियां काम होती है। वही है, ग्रोस मोटर में हमारी बड़ी मांसपेशियां काम करेंगी, फाइन मोटर में हमारी छोटी मांसपेशियां काम करेंगी। अब हम हर बार इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है भाई, सेफेलोकोडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, इसमें से देखते हैं। पहले हम सेफेलोकोडल इसको देखेंगे। शीर्षगामी अनुक्रम, इसका अर्थ है कि विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है और व्यक्ति शरीर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। सेफेलोकोडल में क्या होगा भाई? सेफेलोकोडल से सिर से पैर की तरफ बढ़ेगा। और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होगा भाई? केंद्र से बाहर की तरफ बच्चे का विकास होगा। जैसे सेफेलोकोडल में उदाहरण के लिए बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ता है, फिर बैठ सकता है, रेंग सकता है और बाद में फिर वह खड़ा होकर चल सकता है। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होगा भाई? इसका अर्थ है कि विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। हमारा जो धड़ होता है, धड़ से हाथों की तरफ, मतलब बीच सेंटर से बाहर की तरफ हम बढ़ेंगे भाई। इसमें पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। इसमें पहले बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग करता है। बच्चे ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। ये उसके भाई एग्जाम्पल होंगे। अब हम इसके प्रिंसिपल देखेंगे भाई। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, विकास के कुछ सिद्धांत। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है जो गर्भाधान से शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है। यह जीवन में कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह भाई लगातार होगा, जन्म से लेकर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक भाई हमेशा चलता रहता है विकास। इसी को ही हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। दूसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस भाई। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। कोई आनुवंशिकता और पर्यावरण कारक उसे दूसरों से अलग बनाते हैं भाई। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? हर बच्चा अलग होता है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी की जाति कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की बनावट कुछ होती है। ठीक है, हर बच्चा अलग होगा।
कोई किसी जाति से बिलोंग करेगा, कोई किसी जाति से बिलोंग करेगा, कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, मतलब हर व्यक्ति, हर बच्चा अलग होता है भाई। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ सामान्यता से विशिष्टता का सिद्धांत। विकास प्रक्रिया बच्चे द्वारा दिखाए गए सामान्य प्रक्रियाओं से शुरू होती है। जैसे ही वह बाद के चरणों से गुजरता है, वह विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू करता है। पहले क्या करेगा बच्चा? सामान्य चीजें सीखेगा, उसके बाद बच्चा विशिष्ट चीजें सीखना आरंभ करेगा। ठीक है, अंतर संबंध का सिद्धांत। एक व्यक्ति का विकास जीवन के सभी पहलुओं के संतुलित अंतर संबंध के माध्यम से परिलक्षित होता है। किसी भी पहलू में विकास दूसरे पहलू को भी प्रभावित करता है। जैसे भाई शारीरिक विकास अच्छा होगा तो हमारा मेंटल, हमारा मतलब इमोशनल, मतलब सभी प्रकार के जितने भी मैंने डेवलपमेंट के प्रकार बताए थे कि उसमें शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा, मतलब हर प्रकार का एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है भाई इसमें। इसी को अंतर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अगला भाई अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत बताता है कि एक व्यक्ति आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। दूसरे शब्द में अंतःक्रिया बच्चे की शक्तियों के भीतर और बाहर होती है। अगला भाई दर में अंतर का सिद्धांत। दर में अंतर यह दर्शाता है कि व्यक्ति दर विकास की दर में भिन्न है। लड़कियों और लड़कों में विकास की दर में अंतर होता है। जैसे विकास के शुरुआती चरण में लड़कियों में लड़कों की तुलना में तेजी से विकास होता है। भी लड़कियां जल्दी मतलब परिपक्व हो जाती है और बच्चे का विकास थोड़ी देर से होता है। ठीक है, इसी को ही रेट में हम देखेंगे। पहले शेषवावस्था आती है, फिर मतलब इन्फेंसी आती है, चाइल्डहुड आती है, एडोलसेंस आती है और उसके बाद कौन सी एज आती है? अडल्टहुड आती है। भाई बच्चे का विकास सबसे तेजी से इन्फेंसी में होगा, उसके बाद थोड़ा धीमा होगा, उसके बाद किशोरावस्था में तेजी से मतलब जाएगा, उसके बाद एडोलसेंस में कम होगा। विकास की रेट में मतलब अंतर आता है भाई, पहले तेज होगा, फिर कम होगा, फिर तेज होगा, फिर कम होगा। इसी को ही इसमें रेट में अंतर का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक के एकीकरण को संदर्भित करता है। पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई? इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कोई बच्चा को क्रिएटिव बच्चा होगा तो कुछ तोड़ फोड़ करेगा, उसको जोड़ेगा खिलौने को, तो पहले ही ये कह देंगे भाई ये इंजीनियर बनेगा या कुछ वैज्ञानिक बनेगा, या कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो ये कह देंगे भाई शुरुआती दौर में ये भाई शिक्षक बनेगा, कुछ भी बनेगा। ठीक है, विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास के स्वरूप और अनुक्रम की एक रूपता की सहायता से हम बच्चे के विकास और विकास के एक विशेष चरण में एक या अधिक पहलुओं में व्यवहार का काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। भाई ये सिद्धांत हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके प्रमुख चरण देखेंगे भाई, स्टेजेस देखेंगे इसकी। ठीक है, विकास की सबसे पहले आएगी प्रीनेटल स्टेज। क्या आएगी? प्रीनेटल स्टेज। पहले नंबर पर आएगी भाई प्रीनेटल स्टेज। गर्भाधान से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व अवधि के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? गर्भाधान से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व अवधि के रूप में जाना जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चा माँ के गर्भ के अंदर विकसित होता है। प्रसव पूर्व विकास के 3 अलग अलग चरणों से गुजरते हुए परिपक्व हो जाता है। इसकी भी भाई 3 चरण बताए गए हैं। इनमें क्या क्या शामिल है? नंबर 1 पर है निषेचन अवस्था। इसका समय क्या होता है? गर्भाधान के बाद पहले 2 सप्ताह। फिर दूसरे नंबर पर हो गई भ्रूणीय अवस्था, गर्भाधान से 8 सप्ताह। फिर तीसरे नंबर पर होगी गर्भस्थ अवस्था, जन्म तक 9 सप्ताह या 38 से 40 सप्ताह तक हम इसको मान सकते हैं। इसका मतलब 280 दिन तक की होती है भाई। ये 9 महीने 10 दिन भी इसको काउंट करेंगे। गर्भाधान से जन्म तक चले गई भाई। इसकी ये ट्रिक भी लगा सकते हैं,
GEF करके आप इसको याद कर रख सकते हैं, ठीक है। जब जैसे G 2 सप्ताह, E 8 सप्ताह, F 9 सप्ताह से मतलब 38 से 40 सप्ताह तक में ऐसे ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही तरीके से याद किया था भाई इसको, ठीक है। अगला देखते हैं भाई इसमें। अगले होगी भाई चाइल्डहुड में भी होगी शैशवावस्था। इसमें होगी पहले अर्ली होगी भाई, जीरो मतलब शैशवावस्था होगी 0 से 2। इन्फेंसी होगी भी, ठीक है। इन्फेंसी में क्या होगी 0 से 2 वर्ष, वो होगी गर्भावस्था से लेकर मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, ये होगी गर्भाधान से लेकर जन्म तक। अगली हो गई भाई शैशवावस्था, ये होगी 0 से 2 साल तक। विकास के तीव्र गति इस अवस्था की विशेषता, इसमें विकास तीव्र गति से होगा। इस अवधि को गत्यात्मक विकास के जबरदस्त चरण में से एक की विशेषता है। गत्यात्मक शब्द का तात्पर्य पेशीय गति से है। इसमें बच्चा क्या करेगा भाई, अपनी जो इंद्रियों के माध्यम से महसूस करेगा, उसी के माध्यम से ही बच्चा मतलब कोई भी एक्टिविटी करेगा अपनी सेंसेस के थ्रू करेगा, ठीक है। बच्चा विशिष्ट मांसपेशी नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देता है ताकि वह कुछ स्वैच्छिक गतिविधियों को करने में सक्षम हो। बच्चे के बैठने और चलने में नियंत्रण विकसित हो जाता है। वह हाथ से किसी वस्तु तक पहुंचने की क्षमता विकसित करता है, उसे पकड़ता है, उसमें परिवर्तन करता है। बच्चा शब्दों और उद्देश्यों दोनों के माध्यम से संवाद करना सीखता है। बुद्धि का विकास भी बड़ी तेजी से होता है भाई इस अवस्था में, ठीक है। ये हो गई हमारी इन्फेंसी। अब देखते हैं चाइल्डहुड में क्या होगा भाई। तीसरे नंबर पर आएगी हमारी चाइल्डहुड अवस्था। बाल्यावस्था की अवधि आमतौर पर 2 से 12 वर्ष के आयु के दौरान होती है। इसे आगे पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अर्ली चाइल्डहुड होगी भाई 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड होगी 6 से 12। ये 2 भागों में विभाजित है भाई, पहले अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड। पहले देखते हैं भाई इसमें अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली में क्या होगी भाई, देखो इसकी विशेषताएं बता रखी है कुछ, ठीक है। इसका जैसे मस्तिष्क अपने संपूर्ण भार का 90% प्राप्त करते हुए तेजी से बढ़ता रहता है। इस अवधि के दौरान विकास दर शैशवावस्था की तुलना में धीमी हो जाती है। मैंने पहले भी बताया था ना, इन्फेंसी में क्या होगा, विकास का जो रेट होगा वो तेजी से बढ़ेगा, लेकिन जो बाल्यावस्था होगी उसमें घटेगा, ठीक है। इसमें मस्तिष्क का विकास बहुत ही तेजी से होगा, 90% कर लेगा भाई इसमें गेन बच्चा। इस अवधि में प्रत्यक्ष वीर्यता चाहे बाएं हाथ या दाएं हाथ स्थापित की जाती है। इस अवस्था में भाषा का विकास तेजी से होगा। इसमें इसको क्या कहते हैं भाई, ये देखते हैं। इसको प्री स्कूल स्टेज कहेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट पीक पर होगा भी इसका, और टॉय एज भी कहेंगे, प्री गैंग एज भी कहेंगे, वाई एज भी कहेंगे, ठीक है। अब आएगी लेटर चाइल्डहुड 6 से 12। बच्चे फेंकना और दौड़ना जैसे गत्यात्मक कौशल सीखते हैं। बच्चे के चिंतन का तेजी से विकास होता है, उसकी सूचनाओं का भंडार तेज गति से बढ़ता है। विद्यालयी आयु के बच्चे अपने साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं। बच्चे अपनी क्षमताओं, उपस्थिति, विशेषताओं की तुलना अपने साथियों से करते हैं। इसको क्या कहेंगे भाई, हम इसको कहेंगे विचार प्रक्रिया तार्किक हो जाएगी भाई इसमें। और गैंग एज कहेंगे, ट्रबलसम एज कहेंगे, प्ले एज कहेंगे, स्कूल एज इसको कहेंगे भाई। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है भाई हर एग्जाम में, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, कौन सा भी एग्जाम हो भाई, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन बनता है। गैंग एज पूछ लेंगे भाई किस स्टेज में आएगी, टॉय एज पूछ लेंगे किस स्टेज की विशेषता रहेगी, ठीक है। एडोलसेंस को देखते हैं भाई इसमें। अब एडोलसेंस, इसे बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक परिवर्तन काल अवधि माना जाता है। इस समय के दौरान अंतिम ऊंचाई प्राप्त की जाती है। आंतरिक अंग और प्रणालियां वयस्क आकार तक पहुंच जाती हैं, यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती हैं।
लड़कियों का किशोरावस्था में प्रवेश लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। बच्चे अमूर्त शब्दों में चिंतन की क्षमता विकसित करते हैं। इसमें बच्चे भाई अमूर्त शब्दों में चिंतन करेंगे। यौन परिपक्वता मतलब यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती है भाई इसमें। और लड़कियों का विकास तेजी से होगा किशोरावस्था में। इस किशोरावस्था में क्या होगा भाई, इसको एक ये देखते हैं भाई, स्टैनले हॉल ने कहा है तनाव और संघर्ष की अवस्था भी इसको कहा है। इस समय के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव और संघर्षों के कारण किशोरावस्था के दौरान मनोवैज्ञानिक अव्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक सामान्य है। स्टैनले हॉल ने भाई इसको किशोरावस्था को क्या कहा है, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। इसमें क्या होगा, बच्चे अपने माँ बाप की कम सुनेंगे, अपने साथियों के साथ अधिक अटैच रहेंगे। साथियों ने कुछ भी कह दिया वो उसी को मान लेते हैं भाई। माँ बाप को मतलब माँ बाप की इतनी बातें नहीं सुनते। इसमें यौन परिपक्वता परिपक्व हो जाती है। बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का काल कहा जाता है भाई इसमें। और हमारी सोच हो जाती है तार्किक, ठीक है। ये हमारे इसका मतलब 12 से 18 साल तक ये हो जाती है भाई इसकी ये एडोलसेंस की एज भाई इसमें, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक भाई यही समाप्त होता है। हम इस सीरीज को अच्छे से करेंगे, आगे भी ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।